नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मम्मी हीराबाई का हुआ निधन। जी 100 साल की उम्र में छोड़ गई दुनिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर जताया अफसोस, किया ट्वीट। जी हाँ, बोले हम आपके साथ हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शरद पवार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिर से एक बदसलूकी वाला मामला आया सामने। 10 साल के बच्चे से की गई बदसलूकी, जबरन लगवाया गया जय श्री राम के नारे। जी भाजपा ने किया अपने गंदा खेल फिर से स्टार्ट। वहीं पर अगली बड़ी फटाफट खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, पठान मूवी पर जी हां सरकार के दबाव में सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, दे डाली कई सलाह, कई सीन्स को कटवाया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ के ऊपर भड़के अखिलेश यादव। बोले धीरे धीरे कर सबका जो हक है वो छीन लेगी भाजपा की सरकार। जी हाँ, आरक्षण को लेकर जो है सीधी बोल दिया है अखिलेश यादव ने कि फिलहाल आज जो है वो पिछड़ों की बारी है, तो कल जो है दलितों की बारी होगी, सबका आरक्षण छीन लेगी बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, दलाई लामा मामले पर खुली मीडिया की पोल। बिना सच जाने मीडिया ने चलाया कि चीन की साजिश है दलाई लामा के पीछे, जबकि आपको बता दें वो जो महिला जिसका कल उड़ाया जा रहा था कि वो चीन की जासूस है, वो जासूस नहीं निकली दोस्तों। वो सिर्फ एक स्टूडेंट थी जो कि दलाई लामा के पास आई थी, लेकिन आपको बता दें उसका वीजा खत्म होने वाला था, लेकिन इन लोगों ने उसको दिन भर चलाया चीन की जासूस। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली फटाफट खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जयंत चौधरी की खतौनी से चली सियासी हवा राजस्थान पहुंच गई। सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ दिखी सियासी हवा। जी हां, आपको बता दें पूर्व राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक भी दिखाई दिए साथ। बताएंगे आखिरकार क्या है इनका पूरा प्लान 2024 का। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का 100 साल की उम्र में हुआ निधन। राहुल गांधी ने भी किया ट्वीट। जी हाँ, आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मम्मी जो थी हीराबेन, उनका जो है आज देहांत हो गया। आपको बता दें 100 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। आज सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर अफसोस जताया। आपको बता दें राहुल गांधी से लेकर तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जितने भी सियासी लोग हैं, अखिलेश यादव, सभी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो है श्रद्धांजलि दी है। आपको बताते चले, दरअसल उनकी कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ी थी, इसके बाद उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। लेकिन आपको बताते चले 100 साल की उम्र होने के बाद जो है हीराबेन का देहांत हो गया। आपको बताता चलूं कि 100 साल की उम्र के बाद देहांत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को सभी ने श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने भी अफसोस जताया है। आपको बता दें अखिलेश यादव समेत सभी सियासी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को काफी ज्यादा जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। दरअसल आपको बता दें माना जाता है कि प्रधानमंत्री पीएम भले ही कैसे हों, लेकिन अपनी मां के काफी करीब माने जाते थे। वो उनका रिश्ता काफी अच्छा था उनकी मम्मी के साथ और उनके साथ ही रहा करते थे अक्सर। तो प्रधानमंत्री की कई यादें हैं उनके साथ। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का देहांत होने के बाद काफी शोक में डूबे हुए हैं। वो जाहिर सी बात है कि मां के जाने के बाद काफी अफसोस तो हो रहा है, लेकिन कब लगभग 100 साल की उम्र हो गई थी उनकी। मुझे लगता है उनको तकलीफें कुछ ज्यादा थी इस उम्र में। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सभी लोग दुखी हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हमारी तरफ से भी जो है पीएम नरेंद्र मोदी को जो है हिम्मत दे ऊपर वाला, और उनको उनकी मम्मी को श्रद्धांजलि है सच्चे दिल से यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक माँ और बेटे का रिश्ता बहुत अहम होता है इस दुनिया में। तो कहीं ना कहीं उनकी माँ का जो आज देहांत हुआ है तो उनको काफी अफसोस है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें शरद पवार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। कांग्रेस 153 साल से इस देश में है और आने वाले 153 साल बाद भी इसी देश में रहेगी। आपको बता दें शरद पवार ने कहा कि बीजेपी ये सुनहरा सपना देखना छोड़ दे, कांग्रेस मुक्त भारत कोई नहीं कर सकता इस देश में। शरद पवार ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस इस देश की सबसे मजबूत पार्टी है और सबसे पहली पार्टी भी है।
शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस लोगों के हितों में काम करती है। शरद पवार ने भारत जोड़ो यात्रा पर बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी इस देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, राहुल की मेहनत जरूर रंग लाएगी। शरद पवार ने कहा कि आज देश में नफरत, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी ने फैला रखे हैं। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी सिर्फ लोगों को फंसाना जानती है। दरअसल आपको बता दें, एनसीपी नेता अनिल देशमुख दोस्तों, क्योंकि उनको काफी दिनों से जेल में रखा गया था, और एक नेता तो अभी भी अंदर है, नवाब मलिक। नवाब मलिक ने क्या करा था, समीर वानखेड़े की पोल खोल दी थी, उसका एक कट्टा चिट्ठा खोल दिया था, इसलिए बीजेपी ने बदला लेने के लिए नवाब मलिक को जेल में डाल रखा है। लेकिन अब अनिल देशमुख की रिहाई हो गई, जिसके बाद आपको बता दें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि फिलहाल बीजेपी ने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। यहां तक के पुलिस अफसर ने दोस्तों उनके ऊपर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। उसने भी ये माना कि मेरे पास तो सिर्फ जो है जानकारी थी ऐसी, और मैंने उसके आधार पर कहा था ये। यानी कि दोस्तों आप समझिए, जो हलफनामा लगाया गया उसमें अलग चीज बोली गई है कि भैया मैंने तो लोगों का सुन के लगाया था, क्योंकि ऐसा अंदेशा था कि 100 करोड़ की वसूली हुई है। अब वसूली का जो इल्जाम लगाया गया वो खुद ही वहां पर पलट गया है, खुद ही ये कह रहा है कि मैंने सुनकर ये बोला है, मतलब कुछ सबूत है नहीं दोस्तों। और उसके बावजूद भी एनसीपी नेता अनिल देशमुख के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए, और इसीलिए शरद पवार ने दोस्तों आप समझिए 10 साल बाद, 31 साल बाद जो है यहाँ पर कांग्रेस के वहां पर गए कार्यालय में, और शरद पवार वहां पर बैठे भी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आने वाले सियासी समीकरण तो यही अंदेशा दे रहा है कि देश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है 2024 में। आपको बता दें, सियासी घमासान 2024 को लेकर ही मचा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 को लेकर एक अलग ही राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक चीजें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राजस्थान पहुंचे हैं जयंत चौधरी। जी हां, आखिरकार क्या है पूरी सियासत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, खतौनी से चली सियासी हवा अब राजस्थान पहुंच गई है, और राजस्थान पहुंचकर यह सियासत गर्म हो गई है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्लान भी छुपा है 2023 और खास करके 2024 का। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अचानक से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसके बाद दोस्तों जो खतौनी से चली थी जयंत की सियासी हवा, वो अब राजस्थान में पहुंच गई। आपको बता दें, जयंत चौधरी ने जो है राजस्थान पहुंचकर एक बहुत बड़ी सभा, किसान सभा का आयोजन किया। दरअसल आपको बता दें, माना जा रहा है कि जो जयंत चौधरी हैं वो कहीं ना कहीं 2023 में बीजेपी को राजस्थान में बड़ी चोट देने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि 2023 में राजस्थान के चुनाव होंगे। उससे पहले जयंत चौधरी, आपको बता दें पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, और जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें अशोक गहलोत, सचिन पायलट सभी यहाँ पर शामिल रहे, समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2023 और 2024 के लिए विपक्ष का प्लान तैयार हो चुका है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले तो जयंत चौधरी 2023 में चोट देने वाले हैं, लेकिन 2023 से ज्यादा 2024 का प्लान बना रहा है विपक्ष। आपको बता दें, जयंत चौधरी के पहुंचने के बाद सियासत गर्म हो गई है। दरअसल जयंत चौधरी किसानों के वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस की हेल्प करने में लगे, मुझे लगता है, क्योंकि 2024 में दोस्तों ये बहुत जरूरी हो जाएगा ये समीकरण कि लोकसभा में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिले और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी ने जिन एरियो को कवर किया था, जैसे कि मैंने आपसे कहा साउथ के एरिए, उन जगहों पर कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत है। जब भी कांग्रेस कमजोर हुई है उन जगहों से उठी है, इसलिए अब की बार कांग्रेस का समीकरण वही रहा है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि जयंत चौधरी के राजस्थान जाने से सियासी हवा तेज हो गई। चौधरी चरण सिंह जी के सामने माथा भी टेका। आपको बताते चले, माना यही जा रहा है कि फिलहाल जो जयंत के वोटर हैं उनको राजस्थान में घेरा जाएगा जयंत चौधरी के बल पर। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल दोस्तों अब सियासी हवा राजस्थान में चली गई है और 2024 का जो प्लान है, जो विक्ट्री है, वो ऑन हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं या फिर बड़े लोग हैं वो इस चीज में शामिल होते हुए नजर आ रहा है, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल विपक्ष के लिए 2024 बहुत जरूरी भी है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन में हुए बड़े बड़े दिग्गज शामिल। जी हैं, दरअसल आपको बता दें सारे राजनेता एक एक कर पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन में जाकर किए दर्शन, आखिरी दर्शन। जी हाँ, आपको बताते चले दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की मां का आज निधन हो गया, जिसके बाद कई लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां के आखिरी दर्शन किए। ऐसे में आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां की 100 साल की उम्र हो गई थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया। और आज जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के घर पर जमावड़ा लगा हुआ है, जहां पर उनको हॉस्पिटल से लाया गया। आपको बताते चले कई लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए हैं। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो सब लोग अपनी वो भूल कर, गरज भूल कर कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है, या फिर इंसानियत भी कह सकते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के ऊपर भड़के अखिलेश यादव, बोले पिछड़ों का आरक्षण छीन रही है, कल दलितों का भी छीन लेगी। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा है, जहां एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि बिना आरक्षण के जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे की योगी सरकार घिर गई है। आपको बता दें आरक्षण वाले मामले पर अखिलेश यादव जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ के ऊपर। योगी के ऊपर अखिलेश ने बरसते हुए कहा कि आज पिछड़ों का आरक्षण छीन रही है, कल दलितों की बारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इसने हमेशा पिछड़ों और दलितों से बुरा व्यवहार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और हमेशा पिछड़ों और दलितों का हक छीना है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हालांकि अब जब विपक्ष की इतना दबाव पड़ा है तो योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं आरक्षण वाले मामले पर, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये सियासत जो गर्म हुई है उत्तर प्रदेश की, इसमें बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है आप आरक्षण खत्म कर रहा हो पिछड़ों का, और आप कह रहा हो बिना आरक्षण के जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। उसके बाद तो ये जाहिर सी बात है कि कल आप जो दलितों का भी आरक्षण छीन ही लोगे, उनकी भी बारी आई जाएगी। इसको लेकर अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी भले ही कहती रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें सच्चाई पता है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल जल्द ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले उसने पिछड़ों का आरक्षण छीना है और अब आने वाले समय में वो दलितों का भी छीनेगी। आपको बता दें हालांकि अखिलेश के इस बयान के बाद ओपी राजभर ने उल्टा अखिलेश पर ही पलटवार कर दिया और कहा कि अखिलेश ही दलित और पिछड़ा विरोधी है। जबकि दोस्तों सबको दिखाई दे रहा है कि जो ओपी राजभर है दोस्तों वो डबल स्टैंडर्ड है। जब अखिलेश के साथ होते हैं तो बीजेपी की बुराई करते हैं, जब वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो अखिलेश की बुराई कर देते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों ओपी राजभर इस वक्त बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहा है। भले ही वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि उनका गठबंधन किसी से नहीं है अखिलेश से तोड़ने के बाद, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी से ओपी राजभर की डील हो चुकी है। और वो डील क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, ओपी राजभर बहुत चालाक इंसान है दोस्तों, वो डील कर बैठा हुआ बीजेपी से और अखिलेश यादव को ही घेरने में लगा हुआ है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों मीडिया की खुली पोल बिना फैक्ट जाने बिना सच बताए दोस्तों दिन भर चलाते रहे एक चीनी महिला जासूस। चीन ने भेजी हमारे देश में जासूसी महिला। क्या ये दलाई लामा को पहुंचाने वाली नुकसान, चीन की अगली साजिश, भारत को नुकसान, इस तरीके की 10 तरीके खबरें चलाई गई। लेकिन दोस्तों सच उस खबर पर किसी ने भी ये नजर नहीं डाली कि यह खबर सच्ची है भी कि नहीं। आप जानते हैं दोस्तों पत्रकारिता में सबसे अहम चीज जो होती है वो ये होती है कि हर खबर को पहले फैक्ट चेक किया जाता है। फैक्ट चेक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि पहले देखा जाता है ये खबर सच्ची है या झूठी है, इस खबर को प्रसारित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कई खबरें ऐसी होती हैं जिन पर बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन हालांकि मीडिया ने ये सब कुछ छोड़ दिया। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से खुले सांड की तरह मीडिया घूम रही है और मीडिया को लाल कपड़ा दिखाती है मोदी सरकार, और उसके बाद मीडिया जो है दोस्तों अपने सींग लेकर कूद पड़ती है जनता के सामने। अब कल पूरे दिन भर इन्होंने चलाया कि भैया ये चीनी महिला आई है और ये जासूस है। अब उसकी सच्चाई पता चली तो बिहार पुलिस ने बताया कि वो दरअसल चीनी जासूस नहीं है, दरअसल ये महिला जो है दलाई लामा से ही मिलने आई थी दोस्तों।
और उसका वीजा एक्सपायर हो गया, यानी कि उसके वीजा की अवधि खत्म होने के बावजूद भी वो यहाँ पर रह रही थी। आमतौर पर आप जानते ही दोस्तों, अगर वीजा की आपने एक तारीख ले रखी है कि इतने दिन आप कहीं भी जाओ, भारत की बात नहीं है, किसी भी देश में आप रुकते हो तो वीजा की एक तारीख दी जाती है कि इतने दिन तक हमें रहना है, और वो तारीख आपको दे दी जाती है कि इतने दिन बाद आपको खुद ही भारत छोड़ना होगा, या विदेश गए तो वो छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर उस महिला की जो वो थी तारीख दोस्तों, वो एक तरीके से एक्सपायर हो गई थी, उसके बावजूद भी वो वीजा की तारीख एक्सपायर होने के बाद यहाँ रह रही थी। अब पता चला है कि बस यही बात थी, और वो दलाई लामा की एक तरीके शिष्य थी, मिलने आई थी, उनकी फैन थी। लेकिन दोस्तों कल ये चला गया कि क्या दलाई लामा को खतरा पहुंचाना है एक चीनी महिला, चीन की अगली साजिश, भारत में भेजी चीनी जासूस, आप समझिए पीएम नरेंद्र मोदी के लिए जासूसी, इस तरीके की तमाम बातें की गई। लेकिन आज इनकी पोल खुल गई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे कभी भी आधा सच जाने भी कर दोस्तों कभी भी किसी चीज के नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। और हमारी मीडिया क्या करती है दोस्तों आजकल, जिसमें भी उनको लगता है कि चलो एक हमें क्लू मिल गया है, बस आज दिन भर इसी पर हम न्यूज खींचेंगे और इसी पर दिन भर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर कर रखेंगे। आपने देखा दोस्तों, इतने साल बाद फिर से सुशांत सिंह राजपूत का भूत उठा लाया, और बार बार ये उड़ाया जा रहा है कि सुशांत के चोटें थी, उसको मारा गया है। अब आप समझिए, इतने साल बाद, 1 साल हो गया लगभग, फिर से सुशांत सिंह का भूत जगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जहां इनको दिखाई देता है कि फिर से कोरोना आ रहा है, सारे मीडिया कोरोना पे लगा हुआ, कोरोना आ रहा है, कोरोना का ये वेरिएंट, मोदी जी का लॉकडाउन 8 बजे से 9, फिर लगेगा लॉकडाउन, बच्चे फिर स्कूल नहीं जाएंगे, 10 तरीके की बातें और अजीब अजीब तरीके से न्यूज बनाना। जी हाँ, कभी कभी तो लगता है कि मुझे पूरी मीडिया अर्नब गोस्वामी की तरह जोकर बन चुकी है, क्योंकि हमारी मीडिया में सबसे बड़ा जोकर अर्नब ही है दोस्तों। और अर्नब के बाद अब ऐसा लगता है कि पूरी मीडिया अर्नब गोस्वामी की तरह जोकर पत्रकार बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, मध्य प्रदेश से बस सलूकी का मामला निकल कर आया सामने। 10 साल के बच्चे से जबरन लगवाए गए जय श्री राम के नारे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से बहुत डरी हुई है। अब बीजेपी इस तरीके के इक्का दुक्का काम करवाती रहेगी जिससे वापस से हिंदू और मुसलमान हो सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक चीज पता चल गई है कि अब लोग, हमारा जो नशा था, जो हिंदू मुसलमान का हमने लोगों के ऊपर हैंगओवर करके रखा था, वो हैंगओवर धीरे धीरे कर कर उनके ऊपर से उतरता चला जा रहा है। और जब हैंगओवर उतर जाता है दोस्तों, तो लोग अपने असली पर्सनालिटी में आ जाते हैं, अपने असली उसमें आ जाते हैं कि अरे हम तो ये थे ही नहीं, हमें तो ये बनाया गया था नशा कराकर। और बीजेपी का नशा यही है, हिंदुत्व वाला। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक 10 साल के बच्चे से जबरन जय श्री राम के नारे लगाए गए। आपको बता दें, हालांकि ये मामला गांव का ही है, गांव में ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का ये मामला है। बताया जा रहा है 5 साल का 10 साल का बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है, जो कि स्कूल जा रहा था। कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया। जी हाँ, पकड़ने के बाद 2 आदमियों ने उसको जो है यहाँ पर थप्पड़ मारे। आपको बताते चले, सैफू उर्फ अजय उर्फ राजू, ये 3 नाम सामने निकल कर आए। इन तीनों ने उसको पकड़कर जबरन जय श्री राम के नारा लगवाने की कोशिश की। बच्चे ने जब जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो उसको थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, और उसके बाद जब उसने जय श्री राम का नारा बोला बच्चे ने, तब उसको जाकर छोड़ा। तो इस तरीके का केस निकल कर ये सामने आया। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन तीनों के ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है। फिलहाल कैसी कार्रवाई होगी ये तो सभी को पता है। इससे पहले इतनी कार्रवाइयां हुई हैं कि अब तो कार्रवाई के नाम से भी हंसी आ जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी परेशान, 2024 में सत्ता जाने का डर अभी से मोदी जी को। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि इस बार बीजेपी का डेडलाइन आ गई है, और दोस्तों डेडलाइन सबको दिखाई दे रही है। बीजेपी को यह डर लग रहा है कि अगर 2024 में सत्ता गई तो अब दोबारा नहीं आने वाली है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, देश की जनता ने बहुत भुगत लिया। 10 साल में आपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस देश के प्रधानमंत्री या फिर से पूरी बीजेपी को घेरा जाए तो उसने देश को बर्बादी की ओर धकेला। इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी की मजबूती से बीजेपी को लग रहा है डर, और 2024 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कुछ अलग ही करना चाह रहा है।
फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि